तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ में आप सभी अपने रिवीजन प्रिपरेशन स्टडी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और कल आप लोगों का दिन अच्छा बीता होगा। कल आप लोगों ने कहा था सर एक दिन क्लास ऑफ कर दिया जाए, यानी कि एक दिन हम आजाद होना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक दिन आजाद कर दिया गया था। इज इट? सो वैसे आप लोग आज भी आजाद हैं। सो टुडे इज आवर क्लास ऑन इतना शोर हुआ कल। कल शोर किस चीज का था? तो आज हम लोग पटाखे पे पटाखे। चलिए, आपने फोड़े या नहीं फोड़े? आपको फोड़ने चाहिए था दो चार। इज इट? नॉट एट ऑल। अरे बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए कभी कभी। लोग बताते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। लगे? इज इट? तो देखने में मजा आता है बस। चलिए, ये भी अच्छी बात है। आप ये कहेंगे चलो आप पटाखे फोड़ लो, मैं देख लेती हूँ। सब लोग फोड़ने लगे तो फिर देखेगा कौन? ये भी बड़ा मुद्दा है। चलिए, तो जोक से बात, आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। पढ़िए ध्यान से। फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर के रूप में कौन जाने जाते हैं? Who is considered as founder of scientific school of thought? Anyone? Who is considered as founder of modern school of thought? Very good. The answer for this question will be option number A, यानी कि सर F.W. Taylor. Is it? F.W. Taylor जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, he is most important and known as father of साइंटिफिक मैनेजमेंट। इज इट? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठीक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो F.W. टेलर जाने जाते हैं। बट अगेन ये जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किसने और कब दिया? Who coined the term scientific management and in which year? लुइस ब्रांडिस। वेरी गुड। बार बार हम लोगों ने इसे कहा किया है, लुइस ब्रांडिस ने इस पार्टिकुलर टर्म को क्वाइन किया था। ऐसे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लुइस ब्रांडिस ने इसे 1910 में बिल्कुल क्वाइन किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो है कि जब हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड? ऑप्शंस आर फ्रॉम, टू, हियर, नोट। इनमें से कौन सा होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड? एड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। एड का मतलब होता है टू सर्व। इसे सेवा करना। सेवा करना। आपको पता है जितने भी बनाए जाते हैं सिविल सर्विसेज में, जितने भी लोग जाते हैं, उनका अगर आप देखेंगे प्राइम कंसर्न, तो सबसे प्रायोरिटी होता है उनका जो, या उनको जिस चीज के लिए बनाया जाता है वो होता है जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन वो सेवा करते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन सबके हाथों मेवा जरूर खाते हैं। इज इट? भैया मेवा खिलाओ तो सेवा मिलेगा, नहीं तो फिर अपने अपने रास्ता ना। देखिए, इसी को कहा जाता है भ्रष्टाचार, जो आपको हर जगह देखने को मिलता है, जिसके खिलाफ हम सभी लड़ाई कर रहे हैं। इज इट? बट अगेन द पॉइंट इज कि जो एड है, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है टू, यानी कि सेवा करना। टू सर्व। इज इट? टू सर्व। चलिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को किसने क्वाइन किया? तो लुइस ब्रांडिस ने क्वाइन किया। हु क्वाइन द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो टर्म है, इस मैनेजमेंट को किसने, इस टर्म को किसने क्वाइन किया था? हु क्वाइन द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? वेरी गुड। द टर्म वाज क्वाइन्ड बाय क्रिस्टोफर हुड। क्रिस्टोफर हुड।
फाइन, हु क्वाइंड द टर्म ब्यूरोक्रेसी? जो नौकरशाह टर्म है, लाल फिताशाह जिसको बोलते हैं, इस टर्म को किसने क्वाइन किया? वेरी गुड, द आंसर वुड बी विंसेंट डी गॉर्ने। कैसे? विंसेंट डी गॉर्ने। गुड। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वो कौन है जिनको माना जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, समझा जाता है, याद किया जाता है? वेरी गुड, द आंसर वुड बी वुडरो विल्सन। आंसर वुड बी वुडरो विल्सन। वेरी गुड। अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी के पिता यानी कि ब्यूरोक्रेसी के फाउंडर के रूप में कौन जाने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? वेरी गुड, द आंसर वुड बी मैक्स वेबर। ये हम सब पढ़ चुके हैं बहुत बार, ना जाने कितनी बार हमने इसकी रिवीजन करवा दी है। इज इट? तो द पॉइंट आर टू क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चंस, बट अगेन अब क्वेश्चन मैं पूछता हूं एक दो जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वो कौन है जो ये कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट दैट, ये स्टेटेड दैट कि जो मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन का अगर डिक्लाइन होता है तो ये तभी हो सकता है जब ब्यूरोक्रेसी जो है वो फेल हो जाए। मतलब मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन अगर होता है तो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के फेल्योर से होगा। ये किसने कहा? हु स्टेटेड दैट इन मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर इज ओनली रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। वेरी गुड अर्पिता, सान, क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ यू। द आंसर वुड बी डॉनहम। ठीक है, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर W.B. डॉनहम। याद रहेगा, डॉनहम। इन्होंने लिखा कि यदि आधुनिक सभ्यता का पतन होता है तो इसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक होंगे, और वो है प्रशासन का फेलियर हो जाना, प्रशासन का फेल हो जाना। ऐसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, अब कुछ थिंकर ऐसे हैं जो कहते हैं कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड हाउ। लोक प्रशासन क्या है? ये इस चीज से एसोसिएटेड है, भैया क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, क्या और कैसे, हाउ, क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। वेरी गुड, द आंसर इज वुड बी मार्शल ए डिमॉक। ठीक है, डिमॉक साहब ने इस बात को कहा, व्हाट, क्या चल रहा है एंड कैसे चल रहा है। हम लोग इस चीज की आंसर खोजने की कोशिश करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड दिस वाज एसोसिएटेड विद डिमॉक। मतलब ये डिमॉक ने कहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया? इट इज इजी टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज हार्ड टू रन इट। तो बड़ा आसान है संविधान बनाना, लेकिन उसे चला कर तो देखिए, लागू करके देखिए, इम्प्लीमेंट तो करके देखिए कैसा होता है। वेरी गुड, द आंसर वुड बी वुडरो विल्सन। इज इट? वुडरो विल्सन ने स्टेटमेंट को दिया है। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल जो क्वेश्चन था वो F.W. टेलर से रिलेटेड था, और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी फिलॉसफी को टेलरिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी दिलचस्प चीजें जो है हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद। द एम ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज टू, इनका एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ F.W. टेलर? What was the aim of F.W. Taylor?
क्या होगा आंसर? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ओके एवरीवन, वेरी गुड। चलिए फाइन, वेरी गुड। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। मतलब सर जो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो किस लिए क्या कोशिश करता था? स्ट्रेस इंडिविजुअल अकॉम्प्लिशमेंट ओवर ऑर्गेनाइजेशन लो, रिड्यूस प्रोडक्शन लो, प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बिल्कुल, एंड प्रोडक्शन बोलते हैं भैया तुम पैसे 5 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन हमें बदले में 10 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। इकोनॉमिक मैन की आइडिया, यू नो इकोनॉमिक मैन, भैया लोग जो है उनको पैसे देते जाओ, वो काम करते चलेंगे, वो काम करने में कभी नहीं थकेंगे जब तक आप, जैसे आपने सुना है ना मशीन जो है, मशीन में जब तक पेट्रोल डालते रहो मशीन चलता रहेगा। मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ इंडिविजुअल, इज इट मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज इट मैकेनिस्टिक थ्योरी। आप जब पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस थ्योरी को मैकेनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को एक मशीन की भांति इकोनॉमिक मैन माना गया कि एक तरफ से आप पेट्रोल डालते जाओ दूसरी तरफ से वो काम करते चले। बट ऐसा वास्तविकता में है क्या? ऐसा होता है क्या? नो, ऐसा नहीं होता है। हम कार्तिक लिख रहे हैं सर होता है, तो फिर अब मैं कैसे बताऊं? कार्तिक 5 दिन तक काम कर पाएंगे आप? 1-2 घंटा ज्यादा कर ले, मशीन तो 5 दिन तक चालू रहता है, वही बात है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कि जो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसमें एक आता है आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग मैकेनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी, इज इट। दूसरा है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए बात बड़ा क्लियर है, मैं इसको ठीक से बता रहा हूं आप लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी को देखेंगे तो पहला होगा आपके पास आएगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैकेनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा का आएगा बिहेवियरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिकल थ्योरी में आपको नाम देखने को मिलेगा फ्यूल, क्लासिकल थ्योरी में नाम देखने को मिलेगा F.W. टेलर, और क्लासिकल थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा किसका सर? तो वेबर का, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से स्पेयर में आपको फॉलेट भी मिलेंगी, यू कैन फाइंड, बट ये इधर से इधर ट्रांजिशनरी फेज में, ठीक है, वो इधर से इधर आती है ट्रांजिशनरी फेज में, जिसे आपको मिलता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं कि नेगेटिव थ्योरी, नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ किसने मूव ऑन किया, तो आपको नाम किसका देखने को मिलता है? विच नेम यू गेट? जेएस मिल का नाम देखने को मिलता है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल का मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे एमपी फॉलेट का नाम आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बी है ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन, मतलब ये वो थिंकर है जो एडमिनिस्ट्रेशन में ये मानते हैं कि भैया हम सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल मतलब क्या? हम मशीन नहीं है, वी आर लिविंग बीइंग। हमारे मन में इमोशंस होते हैं, हमारे मन में फैमिलीज होती है, दोस्ती होती है, इनफॉर्मल टॉक होती है, जिसे क्या कहा गया? ग्रैप वाइन, आपने पढ़ा होगा, इनफॉर्मल डिस्कशन अमंग देम, ग्रेप वाइन थ्योरी, इज इट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये कंसिडर करते हैं कि भैया ह्यूमन कैसा है? इकोनॉमिक मैन है, और जबकि ये कंसिडर करते हैं ये कैसे हैं? सोशल मैन है, इज इट। तो यहाँ पे कौन कौन से थिंकर आएंगे, नाम बताइए आप लोग फटाफट, चलिए टेल मी द नेम, विच थिंकर यू विल एसोसिएट विद बिहेवियरल थ्योरी ऑफ। वेरी गुड, मेयो, बर्नार्ड, मेयो, साइमन और डाल, रिक्स, ओके, और हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश, बस। मैस्लो कहाँ जाएंगे सर? हर्जबर्ग कहाँ जाएंगे सर? रेंसिस लिकर्ट कहाँ जाएंगे सर? एमसी ग्रेगर कहाँ जाएंगे सर? ये सारे बिहेवियरिस्ट थ्योरी ही तो है, बाकी जितने भी हैं।
ठीक है। तो अब इन सब के बारे में हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो हमने एक एक थिंकर को स्पेशली एक एक क्लास में कवर किया था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्लास को देखें और अच्छे से पूरी क्लास को रिवाइज किए। ठीक है, बीच में आपकी रिकॉर्डिंग सेक्शन से जो लेक्चर थे वो शिफ्ट कर दी गई थी बीच में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पीटर ड्रकर भी आएंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, अभी हम थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करते रहेंगे आगे में। इसको बताइए, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वॉज, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। वेरी गुड, तो आप सभी करेक्ट कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। बट द पॉइंट इज कि मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की शुरुआत है वो कब होती है? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी? क्या होगा आंसर? व्हाट विल आंसर, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी? चलिए 18th, 19th, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अर्ली 19th सेंचुरी। 19th कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, 1801 ईस्वी से लेके 1899 ईस्वी तक। अब आगे मत बोलिएगा सर गलती हो गया। हाँ ठीक है, मतलब आगे मत बोलिएगा सर गलती हो गया, हम तो यही कह रहे थे 20वीं शताब्दी, गलती से 19वीं शताब्दी लगा दिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिए प्लीज, बी केयरफुल। 1920s और 1930s में आपको देखने को मिलता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कंडक्ट किया गया था। इसे 1920s लेट, लेट 1920s और अर्ली 1930s, मतलब 20th सेंचुरी में ही हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर ये कहा जाए कि सर ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के और कौन कौन से सपोर्टर है, क्या आप नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के कौन कौन से सपोर्टर है? डिक्सन, वेरी गुड। डिक्सन, रॉसलिस बर्गर, रॉसलिस बर्गर, एमपी फॉलेट, एमपी फॉलेट, एनी मोर? एक थिंकर है हैंडरसन। मैं ये क्वेश्चन ये कर रहा हूं, आई एम आस्किंग, वो कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं जो खास तौर पे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं? तो उसमें आपको नाम मिलेगा डिक्सन, रॉसेसबर्गर, एमपी फॉलेट और हैंडरसन। ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यू कैन कीप इन योर माइंड। चलिए, ये बताइए एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? विच एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी? टेक्सटाइल, हॉथोन, which experiment was conducted by him? लाइट इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए सर देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट हो पाता है। वेरी गुड, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लेट 1920s और अर्ली 1930s में इन्होंने क्या किया था? हॉथोन एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो नामक शहर में किया था। इज इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड इट केयरफुली। फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आप सभी को पता है सर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग दो अच्छे थिंकर को पढ़ लेते हैं। इज इट?
दो थिंकर जो आपके साथ सामने हैं, कौन कौन से? क्लासिकल मैनेजमेंट में पहले एडब्ल्यू टेलर और फिर फ्यूम। इनको कर लेते हैं एक बार, ठीक है, रिवीजन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्लास का खास पर्पस क्या है? रिवीजन करना। इसे चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि इन्होंने 4 बुक लिखे थे, आपके टेलर साहब ने मेनली 4 बुक लिखा है, उनमें से कौन सा बुक सबसे पहले लिखा गया? कौन बताएंगे? कौन सा बुक सबसे पहले लिखा गया था? Very good. The answer would be a piece rate system, and this book was published in the year 1895. Is it? Stock management was no. हाँ, बोल सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट जो था वो बाद में लिखा गया। तीसरा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यह अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पहला आर्ट इज पीस रेट सिस्टम, दूसरा जो है वो है स्टॉक मैनेजमेंट, तीसरा जो है वो है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, और चौथा जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इज इट? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ईयर की बात कर लेते हैं। ये जो आपका है पीस रेट सिस्टम, दिस बुक वाज पब्लिश इन विच ईयर? तो ये सब पब्लिश होता है 1895 ईस्वी में। इज इट? स्टॉक मैनेजमेंट वाज पब्लिश इन द ईयर 1903। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल वाज पब्लिश इन द ईयर 1906। 1906 and Principles of Scientific Management was published in 1911। ठीक है, याद रहेगा, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए गुड। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज नॉट कंडक्टेड बाय एडब्ल्यू टेलर, मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। पहला है आपका बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो है वो है द सोवेलिंग एक्सपेरिमेंट, तीसरा जो है मिडवेल एक्सपेरिमेंट, और चौथा जो है वो है आपका पिग आयरन हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट इनमें से एफडब्ल्यू टेलर का नहीं है? एनीवन बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एफडब्ल्यू टेलर? कम ऑन। सब है सब? अच्छा, मतलब मैं ही गलत? चलिए अभी अच्छी बात है। Which among the following is not an experiment conducted by एफडब्ल्यू टेलर? एक तो था ना, थर्ड वाला नहीं है, मिडवेल एक्सपेरिमेंट नहीं है सर, बाकी सब है। चलिए तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे मेयो के द्वारा? चलिए बताइए, अभी यह हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे मेयो के द्वारा? एल्टन मेयो, बताइए पहला। जब कंफ्यूजन है तो हो जाएगा क्लियर सामने में ही। पहला था लाइट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, प्रकाश। दूसरा क्या था?
व्हाट वाज द सेकंड? IRMB। देखिए आ गया, हमने याद करवाया था, रिले असेंबली टेस्ट। तीसरा क्या था? मास इंटरव्यूइंग। और चौथा क्या था? बैंक वायरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बताइए सर, अब बताइए कौन सही कौन गलत। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि अक्सर इस एक्सपेरिमेंट में, ये तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, दे विल ऑफन आस्क एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो। इसे क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाएगा, दे विल आस्क बताइए क्रोनोलॉजी में, बताइए कौन सा है कौन सा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी FW टेलर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, और यहां से भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। क्लियर? चलिए, तो इसको आप, कोई दिक्कत कोई शिकायत? ये सब लोग आ जा क्यों रहे हैं? मेरी आवाज बेटी स्क्रीन सब कुछ ठीक है ना, क्लियर है ना? मुझे लग रहा है सब बोर हो गए सर, क्या आप करवा रहे हैं बेगारी टाइम पास? चलिए कोई बात नहीं, टाइम पास ही सही। चलिए ठीक है, ओके फाइन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है ये कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा? आपके टेलर साहब के द्वारा, ठीक है। और ये, चलिए अब आप लोग बताइए बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट किया गया था? मैं फिर से बता दूंगा, पहले इसको कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम बता देंगे, ठीक है। ये बताइए बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो लास्ट वाला है कब किया गया था? ये 1931-2 में किया गया था, 31-2 में, 32 मान सकते हैं आप, ठीक है। उसके पहले मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट है, ये कब किया गया था? इन विच ईयर मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट वाज हेल्ड? जिसमें, जिसको और कौन सा कहते हैं, 1928 में किया गया था, याद रखिएगा। इसको हम लोग एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इज इट? दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज, सभी से इंटरव्यू लिया गया, सभी से मास इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया भैया अच्छा फील हो रहा है, घर में सब कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, भूख तो नहीं लग रहा, वर्किंग कंडीशन अच्छा है, मतलब मास काफी सारे लोगों से एक्सपेरिमेंट लिया गया, मतलब इंटरव्यू लिया गया और उनसे सेंटिमेंट, उन वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में समझने की कोशिश की गई। इसे, हाँ, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, मतलब वो ये करते थे, ठीक है, बिल्कुल। तो इस चीज को ध्यान रखिए, मास इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वेरी गुड उषा, थैंक यू। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद, इसके पहले हुआ रिले असेंबली टेस्ट, जिसमें जिसे और कहा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये भी 1927 से 28 के बीच में हुआ, 1927-28 के बीच में हुआ, ठीक है। और सबसे पहले हुआ लाइट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट 1900 कब? 1924 में, 1924, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कंडक्टेड बाई एल्टन मेयो, कैसे? चलिए, अब आया था सर, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने बताया अभी, उसको एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे, प्लीज वेट, देखिए आपके FW टेलर साहब जो है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने जब मिडवेल स्टील कंपनी और बेथलेहम स्टील कंपनी में जब वो काम कर रहे थे, तब उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से सबसे पहला है वो है पिक आयरन हैंडलिंग। पिक आयरन हैंडलिंग, ये कुछ ऐसा था कि उन्होंने जिस चीज से आयरन को उठाया जाता था, उसके शेप, साइज, वजन,
इसमें बदल के वो देखते थे कि कब हमारा ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या लोग ज्यादा एफिशिएंसी से कब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है आपका पिग आयरन हैंडलिंग। एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा वो था द सोवेलिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, आपने नाम सुना है फावड़ा, जिससे लोग मिट्टी उठाते हैं खेती करते समय, बालू उठाते हैं, फावड़ा ऐसे। अब वो फावड़े के एंगल को चेंज करके देखते थे, ट्राई करते थे, उसके साइज को भी बड़ा छोटा करके देखते थे, क्या कुछ फर्क आ रहा है प्रोडक्शन में, मतलब एफिशिएंसी में। तीसरा जो है वो क्या था, वो था मेटल कटिंग एक्सपेरिमेंट। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल सुना है ना आप लोगों ने? तो मेटल कटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चौथा जो है वो है द मिडवेल एक्सपेरिमेंट। चौथा क्या है? मिडवेल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक मिनट। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान रखिए कि इन सभी चीजों से जो आपके टेलर साहब हैं वो क्या सभी चीजों को सिस्टमाटाइज करने की कोशिश करेंगे? क्या वो हर चीज को सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश करेंगे? तो इस तरह से ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट को मानते हैं मैनेजमेंट इज ए साइंस। क्लियर? ही कंसिडर दैट कि जो मैनेजमेंट है वो एक ट्रू साइंस है। इज इट? तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इससे माइंड में रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मैनेजमेंट है ये ट्रू साइंस है और इसमें एक फिक्स्ड लॉ, मतलब नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत, ये सब कुछ होने चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नाम सुना होगा आप लोगों ने? इट्स फंक्शनल फोरमैनशिप, जिससे हम थोड़ा सा हमें अभी बात किया। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या कहा, ध्यान समझिएगा। अभी उन्होंने क्या कहा कि चूंकि मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, साइंस का मतलब हर चीज सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो इन्होंने यह कहा कि देखो भैया, क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग जो होंगे वो प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और 4 लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। ठीक है, या प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 लोग प्लानिंग में रहेंगे, 4 लोग एग्जीक्यूटिव में रहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी, सुना है? लाइन एजेंसी एंड स्टाफ एजेंसी, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हु गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एजेंसी एंड स्टाफ एजेंसी? मूने एंड रैले। जैसे मूने एंड रैले साहब ने यही दिया था। तो इनमें से बताइए, लाइन एजेंसी और स्टाफ वो बॉडी है जो नियमों और कानूनों को बनाता है, योजनाएं बनाता है। कौन है जो बनाता है, लाइन या स्टाफ? वेरी गुड, लाइन एजेंसी बनाता है और स्टाफ एजेंसी क्या करता है, वो सबऑर्डिनेट करता है, हेल्प करता है उसे। ठीक है, एग्जीक्यूट करने में एंड बनाने में भी अगर वो चाहे तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्लानिंग में 4 है, इनमें कौन कौन है बताइए, इनमें कौन कौन है? बॉस, गैंग बॉस, स्ट्रीट बॉस, रिपेयर बॉस। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब सर ये जो बॉस वाले होंगे, रिपेयर करने वाले बॉस होंगे, गैंग वाले जो बॉस होंगे, ये सब कुछ वो लोग होंगे जो प्लान करेंगे,
सोचिए थोड़ा सा, पता नहीं लग रहा है? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, तो पता नहीं लग रहा है? हाँ, वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, दे विल कम अंडर हियर। इज इट? तो यहाँ पे कौन होंगे? क्लर्क वाले लोग आएंगे। क्लर्क, कौन कौन से क्लर्क सर? तो सबसे पहला हो जाएगा रूट क्लर्क, इज इट? उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद आ जाएगा आपका शॉप डिसिप्लिनरियन, निर्देशक जो है, अनुशासक, डिसिप्लिनरियन। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूजन होगा, विल यू गेट कंफ्यूज अगेन, कौन किधर होगा? क्लियर सभी को? योजना बनाने वाले में 4, मेनली क्लर्क के साथ शॉप डिसिप्लिनरियन। क्योंकि ये पीवाईक्यू है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा था। दिस इज योर डायरेक्ट पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन, so you need to become more, you know। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Who gave the 12 principle of efficiency? Who gave the concept of 12 principle of efficiency? कौन बताएंगे? साइमन साहब? नो। 12 principles of efficiency, टेलर? नो। चलिए लेट्स सी। चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक डब्ल्यू टेलर के उसके शिष्य, मतलब उनके स्टूडेंट, जिनका नाम था हैरिंगटन इमर्सन, उन्होंने दिया था। नाम नोट कर लीजिए, हैरिंगटन इमर्सन, याद रहेगा? हैरिंगटन इमर्सन, विल यू रिमेंबर? नोट कर लीजिए। हु गेव द थ्योरी ऑफ हेरब्लिग? THERBLIGS, हेरब्लिग्स, टेलर के स्टूडेंट, हेरब्लिग्स। ये क्या है? थोड़ा सा अगर मैं ये यहां से हटा दूं, देखिए यहां पे अगर ए से यहां से हटा दूं तो आप इसको उल्टा पढ़िए, क्या हो जाएगा? GILBRETH, गिलब्रेथ नाम आ रहा है? और वेटिंग का नेम गिलब्रेथ। ठीक है, ये जो गिलब्रेथ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो गिलब्रेथ है, मैं तो वही सोच रही थी कि ये क्या है। चलिए अब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अगला प्रिंसिपल आता है कि ये प्रिंसिपल किसने दिया? थेरब्लिक्स। थेरब्लिक्स मतलब जो गैल्ब्रेथ है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर एक प्रिंसिपल डेवलप करते हैं, सिद्धांत, जिसका नाम उन्होंने दिया है थेरब्लिक, मतलब अपने नाम का उल्टा कर दिया। ठीक है, और इट इज एसोसिएटेड विद स्पीड स्टडी। प्रोडक्शन में जो स्पीड होता है उसके स्टडी से जुड़ा हुआ है, याद रहेगा? विल यू रिमेंबर एवरीवन? चलिए फाइन। हु गेव द आइडिया ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन? मेंटल रेवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया? Who gave the idea of mental revolution?
वेरी गुड, आंसर वुड बी टेलर। ये काफी आसान है। एंड मेंटल रेवोल्यूशन का मेन मकसद क्या था वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करके पॉलिसी को फ्रेम करना ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो पाए। इज इट? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूल के बारे में। इज इट? सर हेनरी फ्यूल। अगर आपसे ये पूछा जाए, बिल्कुल दोनों का फायदा। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि वो कौन से थिंकर है जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा योगदान देने वाले थिंकर या मोस्ट प्रोमिनेंट, तो उसमें नाम आता है आपका फ्यूल का। जब आप फ्यूल का नाम सुनते हैं तो जैसे कि आपने पढ़ा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहां पे ध्यान रखिए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अगर आए, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल अप्रोच, फादर ऑफ क्लासिकल अप्रोच, तो इन दोनों में एक ही नाम आता है, यू विल गेट द नेम ऑफ सर हेनरी फ्यूल। इज इट? हेनरी फ्यूल का नाम सबसे आगे आता है। चलिए अब हेनरी फ्यूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो शायद आपको याद हो, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब आप लोग बताएं ये बुक कब पब्लिश हुआ था? इन विच ईयर द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड? वेरी गुड, आंसर वुड बी 1916। अब देखिए आयरनी क्या है, एक बार क्या किया गया एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि भैया चार थिंकर हैं, इन ये कब कब जन्म लिए हैं, आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। हालांकि वो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आप बता पाएंगे आंसर। ठीक है, कौन पहले पढ़े थे सर, कौन बाद में पढ़े थे, कौन किस टाइम फ्रेम से बिलोंग कर रहे हैं ऑल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। ओके फाइन। हु गिव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? हु गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? वेरी गुड। अब मैं चार पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड। इन चारों में से कौन सा एक पॉइंट साइंटिफिक मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करता है? Which among the following do not support the idea of scientific management? Very good. This is rule of thumb because rule of thumb मतलब कोई भी लोग मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकता। इट इज साइंस ऑफ मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं? आपको मैनेजमेंट के लिए साइंस दिमाग इस्तेमाल करना होगा, एक क्लियर यू कैन से रोड मैप यूज करना होगा। फाइन। हु गिव द आइडिया ऑफ गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक का आइडिया किसने दिया? वेरी गुड। हु गिव द आइडिया ऑफ स्केलर चैन? स्केलर चेन का आइडिया किसने दिया? चलिए मैं लिख रहा हूं कुछ स्टेटमेंट। ऑथोरिटी, कमांड, हायरार्की और पॉइंट नंबर 4 पर्सन। इन चारों में से कौन सा वो पॉइंट है, जैसे ए बी सी डी, जो स्केलर चेन से रिलेटेड है? विच स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ स्केलर चेन? विच स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ स्केलर चेन?
वेरी गुड। स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की। हायरार्की की जगह पे ही आपके फ्यूल साहब ने क्या किया, इस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्लियर? चलिए, बिल्कुल। नेक्स्ट, हु गिव द आइडिया ऑफ 4P? प्रोसेस, पर्सन, पर्पस, प्लेस। प्रोसेस, पर्पस, पर्सन और प्लेस, ये चार चीजें एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। वेरी गुड, द आंसर वुड बी लूथर गुलिक। द आंसर वुड बी लूथर गुलिक। याद रहेगा? हाँ, ये था रूल ऑफ थंब की जगह साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अच्छा, बुक की बात कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। माफ कीजिएगा, लूथर एंड गुलिक ने मिलकर लिखा था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इज इट? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वाज रिटन बाय बोथ ऑफ देम। क्लियर? चलिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, हु गिव द आइडिया ऑफ पॉस्टकॉर्न? पॉस्टकॉर्न का आइडिया किसने दिया? वेरी गुड, द आंसर वुड बी लूथर गुलिक। हु गिव द आइडिया ऑफ POCCC? POCCC का आइडिया किसने दिया? आंसर वुड बी फ्यूल। और POCC का मतलब, इसमें जो लास्ट सी है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ लास्ट सी? POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट होता है। भूल गए, देखिए सब लोग। लास्ट से इज कोऑर्डिनेटिंग। लास्ट से इज कोऑर्डिनेटिंग। इसको याद कैसे रखना है? रखना नहीं है। देखिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपका N, फिर M, फिर O। हालांकि आप याद करेंगे तो ऐसे होता है LMNM के बाद N आता है, लेकिन यहाँ पे आपका पहले N कंट्रोल। अच्छा, एक मिनट, मुझे मैं कंफर्म कर लूं, पहले कंट्रोल ही है कमांड है? मुझे ऐसा लग रहा है पहले कमांड नहीं है। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं ही गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ पे कमांड होगा, यहाँ कंट्रोल होगा। ठीक है, तो MNO, ये तो आप लोगों को पता है क्रोनोलॉजी। MNO, MNO, पहले कमांड, फिर कंट्रोल, फिर कोऑर्डिनेट। क्लियर? ओके फाइन। वो कौन से थिंकर हैं, ये बताइए, वो कौन है जिन्होंने यह कहा कि वास्तविकता में, प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा, वास्तविकता में FW टेलर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वास्तविकता में टेलर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फादर थे, ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे। FW टेलर was not father of scientific management, instead he was father of इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। वॉल्डो, नो, ऑप्शन में। चलिए देता हूं, सोचिए पहले, बताइए, एक दो स्टेटमेंट बताइए। चलिए मैं देता हूं स्टेटमेंट। डहल, साइमन, अर्नेस्ट, डेल, ये डहल ही है, और
चेस्टर इरिंग बार्नार्ड, और चौथा नन ऑफ द अबव। वास्तविकता में क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी आंसर? बार्नार्ड साहब, नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा? तो अगर डी लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग डी देन कमेंट द नेम। कौन? चलिए ध्यान रखिएगा, ये थे आपके डाल साहब, अर्नेस्ट डाल। ठीक है, अर्नेस्ट डहल साहब ने ये कहा है, F.W. Taylor, in reality, F.W. Taylor was not founder of scientific management. Instead, he was founder of industrial engineering management. Is it? सर ये कोई दूसरे डाल साहब है? नहीं नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो डाल है वो कोई और है। ठीक है, ये रॉबर्ट डाल नहीं है। इट इज नॉट रॉबर्ट डाल, ये अर्नेस्ट डाल है। ठीक है, हाँ अपने वाले रॉबर्ट थे, रॉबर्ट नहीं है, ये अर्नेस्ट है। ठीक है, इस चीज को पॉइंट आउट किया, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु रोट द बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री? ऑनवर्ड इंडस्ट्री किसकी बुक है? ऑनवर्ड इंडस्ट्री, हु रोट ऑनवर्ड इंडस्ट्री? चलिए ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। द आंसर वुड बी मुने एंड रैले। इज इट? मुने एंड रैले ने लिखा है ऑनवर्ड इंडस्ट्री। ये बुक पब्लिश होता है आपका 1930 में, और 9 सालों के बाद यही बुक 1939 में पब्लिश होता है, फिर से एक नया टाइटल के साथ, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1939 में। ओके फाइन। आपको पता है कि सर हायरार्की जो टर्म है, इस शब्द को स्केलर चैन किसने यूज किया? तो केवल साहब ने किया। तो मुने एंड रैले ने एक नया शब्द दिया था, वो क्या था? व्हाट वाज द टर्म गिवन बाय मुने एंड रैले? एक नया टर्म इन्होंने दिया था, व्हाट वाज द टर्म? वेरी गुड, द टर्म वाज स्केलर प्रोसेस। हायरार्की को स्केलर प्रोसेस किसने कहा? तो हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहा था आपके मुने एंड रैले साहब ने। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, बाउंड्री रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आंसर वुड बी सी, ऑप्शन नंबर सी। हु गेव द आइडिया ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल? वेरी गुड। हु गेव द आइडिया ऑफ हायरार्की ऑफ नेट थ्योरी? वेरी गुड। हु गेव द theory of ideal bureaucracy? Very good. Option number A. Who gave the idea of iron cage model? Iron cage model of bureaucracy. Iron cage model of bureaucracy. Very good. Okay, fine. Who used the concept of Transisia, Industria and Agraria model? Agraria, Industria, Transisia. एकदम विविध यूज करते हैं। Who gave the idea of
जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। बर्नार्ड साहब बहुत अच्छा, साइमन साहब और भी अच्छा। चलिए साइमन 10,000%। साइमन साहब चलिए वेरी गुड, द आंसर वुड बी साइमन। आंसर वुड बी साइमन। ठीक है, एक और है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बर्नार्ड की है। एक और है जोन ऑफ इंडिफरेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, ये बर्नार्ड की कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के द्वारा जो भी डिसीजन होगा, क्या हो गया सोनाली, कोई दिक्कत? कंफ्यूज हो गए? इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने कई बार बताया है। आई हैव डिस्कस मोर देन आई विल 50 टाइम्स। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, उलझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखिए। देखिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लंबा नाम है एक्सेप्टेंस के साथ, ठीक है, जब आपके पास लंबा नाम देखे, एक है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस और दूसरा है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी, लंबा नाम, तो इसमें हो जाएगा आपका C.I. बार्नार्ड। ठीक है, लंबा नाम है चेस्टर रीडिंग बार्नार्ड। और जब छोटा नाम है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस तो हो जाएगा आपका हर्बर्ट साइमन, छोटा नाम। क्लियर? अब होंगे आप लोग कंफ्यूज। छोटा नाम, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, हो गया। चलिए वेरी गुड सर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव? (1938) चेस्टर बर्नार्ड। वेरी गुड। हु गेव द आइडिया ऑफ न्यू स्टेट? हु गेव द आइडिया ऑफ नवीन राष्ट्र? द आंसर वुड बी सी, डी। क्या होगा? आंसर वुड बी एमपी फॉलेट। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एमपी फॉलेट। Who stated that leadership is a circular process? लीडरशिप क्या है? सर्कुलर प्रोसेस है भैया, सीखो और सिखाओ, और कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, द आंसर वुड बी एमपी फॉलेट। फाइन। इनमें से वो कौन है जिनको फादर ऑफ सोशल सिस्टम थ्योरी कहा जाता है? फादर ऑफ सोशल सिस्टम थ्योरी, सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के पिता। आंसर वुड बी बी, चेस्टर बर्नार्ड। स्टेटमेंट ये था, लीडरशिप क्या है, नेता क्या है, नेता का जो गुण होता है वह स्केलर प्रोसेस होता है। लीडरशिप इज ए स्केलर, सॉरी माफ कीजिएगा, लीडरशिप इज ए सर्कुलर प्रोसेस। जो लीडरशिप है वो सर्कुलर प्रोसेस है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम थ्योरी भी बर्नार्ड भी माने जाते हैं। ठीक है, इनमें से वो कौन है जिन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल यूज किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? Who used communication model in public administration? Very good. Answer would be B. इनमें से वो कौन है जिनको कहा जाता है मदर ऑफ मैनेजमेंट? Who is considered as mother of management? Very good. चलिए नेक्स्ट,
द बुक क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी बुक है? आंसर वुड बी एमपी फॉलेट। और एक और था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक और था जिसका नाम था क्रिएटिव फ्रीडम। अदर वन वाज क्रिएटिव फ्रीडम। ठीक है, चलिए। हु कॉइन्ड द टर्म ब्यूरोपैथोलॉजी? ब्यूरोपैथोलॉजी। विक्टर थॉमसन। वेरी गुड। विक्टर थॉमसन ने ब्यूरोपैथोलॉजी कॉन्सेप्ट को दिया था, ध्यान रखिएगा। Who stated that bureaucracy, modern management is new despotism? Modern management is new despotism. लॉर्ड हेवर्ड। वेरी गुड। ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी को किसने कहा था? भैया ये कॉन्टिनेंटल नॉनसेंस है, महाद्वीपीय बकवास, कंटक, बेकार, फालतू। इट इज कॉन्टिनेंटल नॉनसेंस। थॉमस कार्लाइल। वेरी गुड, याद है आप लोगों को? दिस इज गुड टू नो। हु गेट द आइडिया ऑफ न्यू क्लास? जो भैया ब्यूरो एक बार बन जाते हैं आईएएस, वो एक नए क्लास में शामिल हो जाते हैं, फिर हम गरीबों को भूल जाते हैं। मतलब दे टुगेदर बिकम ए न्यू मैनेजरियल क्लास। आंसर वुड बी मिलोवन डिजिलास। ठीक है, DJILS। ठीक है, न्यू क्लास, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन फिर से। न्यू क्लास वाला, सोनाली उषा, न्यू क्लास मतलब ये है। ओके ओके ओके, देखिए ऐसा है कि ये जो न्यू क्लास, उसका मतलब क्या है? एक्चुअली न्यू क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ये मिलोवन डी क्लास जो है, DJILS, ये जो है, ये मार्क्सिस्ट स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कम्युनिस्ट स्टेट है उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये कहते हैं भैया कार्ल मार्क्स जिन्होंने क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी, ही डिस्कस अबाउट क्लासलेस सोसाइटी, समाज में कोई क्लास ही नहीं होगा। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, उन सभी ने मिलकर राज्य को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो हमारे आपके बीच में बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, वो अपनी एक अलग सी दुनिया ही बना लिए। उनकी एक अलग ही क्लास बन चुकी है, जो मैनेजरियल क्लास है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, जो अपने आप को लोगों से काफी अलग मानते हैं, अपने आप से सुप्रीम मानते हैं। समझ पा रहे हैं? दिस इज न्यू क्लास एज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग। क्लियर? समझ पाए? चलिए, गुड, आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में किसने कहा, आप लोग बताएंगे कि इट इज यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म, सार्वभौमिक परहितवाद है। परहित मतलब समझ रहे, दूसरों की हित। एल्ट्रुइस्ट, क्रूर, ये किसने कहा? ये शब्द जो है यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म अबाउट ब्यूरोक्रेसी किसने दिया?
आप लोग पढ़े हैं? आप लोगों को पढ़ाया गया? द आंसर वुड बी, ऑप्शन दे दे, चलिए अंदाजा लगाइए। कार्ल मार्क्स, हॉब्स, हीगल, टी.एच. ग्रीन। बताइए क्या होगा? व्हाट विल आंसर? हॉब्स, कार्ल मार्क्स, हीगल, ग्रीन। रियलिस्ट से एक, मतलब कौन? ब्यूरोक्रेसी इज यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। आंसर वुड बी हीगल। वेरी गुड श्रद्धा, बाकी सब गए हॉब्स के साथ। क्या बात? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, हीगल। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी क्लियर। हीगल ने कहा है ब्यूरोक्रेसी इज यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया हो, कुछ अलग हो, क्योंकि बाकी जो चीजें आप सभी को पता है, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ रिवाइज करवाया है। ठीक है, थोड़ा अलग कुछ चीजें अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पढ़िए। What will be the correct answer? Gregor, most commonly associated with which concept? चलिए सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए। लोग कामों से भागते हैं कब? एक्स में, वाई में, जेड में, या इनमें से किसी में नहीं? चलिए, हुई, ए, अच्छा कादम्बरी के लिए ए लिखते हैं, फिर बी, ओके, इधर ए, शान ए। कार्तिक कहाँ चले गए? कार्तिक को भूख लग गई क्या? है क्लास में कार्तिक? आप दिख नहीं रहे। चलिए कार्तिक, चलिए सही कहा, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाती है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, हु रोट द बुक इनसाइड ब्यूरोक्रेसी? हु रोट इनसाइड ब्यूरोक्रेसी? इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, इसमें भी ऑप्शन, मतलब आज तो सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन चल रहा है। साइमन मार्च, एंथोनी डाउन्स, एंथोनी, एक मूवी आया था ना अकबर, एंथोनी, क्या नाम था उसका? मुझे याद नहीं आ रहा। बिल्कुल, वेरी गुड, एंथोनी डाउन्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंथोनी, हाँ, अमर अकबर एंथोनी, वेरी गुड सोनाली, ये मुझे याद आया। तो ध्यान रखिएगा, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, दिस इज बुक बाय एंथोनी डाउन्स। इसमें उन्होंने क्या किया है, प्लीज लिसन केयरफुली। मेनली एंथोनी डाउन्स क्रिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और ये कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। दे आर टू सेल्फिश, मतलब उनको ये मतलब नहीं होता भैया हमें ये ड्यूटी है वो ड्यूटी है, बस उनको
अपनी धन संपदा, अपने सुविधाएं। जैसे आपने कभी सुना होगा, थोड़े दिन पहले न्यूज आया था कि कोई आईएएस ऑफिसर था जो पूरे पार्क में अकेले, उसके लिए पार्क खुलता था, पूरे पार्क में एक अपने डॉग को लेकर वो घूमता था अकेले, उस पार्क में कोई और नहीं जा सकता था। बताइए और क्या चाहिए? गाड़ी, इज्जत, प्रतिष्ठा, पूरा पार्क, बोलिए तो पूरा एक आइलैंड आपका हो जाए, बहुत कुछ होता है। तो ये चीजों को लेकर, इन चीजों को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। इज इट स्टेट्समैन कट्टर, मतलब किसी चीज को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट? हाँ हाँ हाँ, डॉग को सर्कस लेके जाना था तो वो प्रैक्टिस करवाने गए थे, किसी और को काट लेता तो। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हु रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट? वेरी गुड। द बुक वॉज पब्लिश इन विच ईयर? This book was published in the year 1992. Is it reinventing government? अब इसमें देखिए क्या है, टेड गैबलर एंड ऑसबोर्न, ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर, इन दोनों ने क्या लिखा है? स्टीयर का मतलब पता होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीयर? स्टीयरिंग, गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है। इज इट? एंड एक टर्म होता है रोइंग, ROWING, रोइंग, मतलब नाव को चलाना। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, टेड गैबलर और ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर ने। इन्होंने कहा कि सिविल सर्विस इज टू, मैं पहले का छोड़ रहा हूं, सिविल सर्विस इज टू स्टीयर, नॉट टू रॉ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ योजनाओं को बनाने में प्लानिंग ले करना चाहिए, ना कि उसके इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में इन लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, अभी ज्यादा फिर प्रॉब्लम आती है निकल कर। समझ पाए क्या मतलब है? क्लियर, मतलब उन्हें सिर्फ योजनाओं को बनाने में अपना योगदान देना चाहिए, ना कि राज्य की प्रशासन को आगे बढ़ाने में। समझ पा रहे? मतलब वो खुद लेके नहीं चले, बस वो बना दे, ऐसा। नेक्स्ट, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ये किसकी बुक है? हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ये तो सभी को याद होगा। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा पहले कभी ना कभी, ये जो नौकरशाह, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे ग्रो बिहाइंड मिनिस्ट्रियल, यू कैन से साइडो, दे ग्रो बिसाइड द मिनिस्ट्रियल साइडो, मतलब वो मंत्रिमंडल जो होते हैं उनके पर्दे के पीछे वो बढ़ रहे होते हैं। ये किसने कहा है? ये रैमजी म्यूर की ही है। रैमजी म्यूर ने ही कहा है कि जो मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ब्यूरोक्रेट्स ग्रो बिसाइड द बिसाइड्स द मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आपने सुना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो पीए होते हैं, उनको जो सेक्रेटरी होते हैं, वो उनका सीना 56 इंच नहीं 58 इंच का हो जाता है। भैया आओ हम सब भिड़ जाओ, अब बताते हैं हम, अब हम इनके ये हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब उनको और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं वो, क्योंकि उनके सर पे हाथ किसका हो जाता है? मंत्री साहब का हो जाता है। इस बात को किसने कहा? हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, मतलब ब्रिटेन की चीजों को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है रैमजी म्यूर। एक और है कि नौकरशाह जो है
ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक ए फायर। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक ए फायर, मतलब जो नौकरशाह होते हैं वो अग्नि की तरह है। इफ दे वर्क एज सर्वेंट, वो अगर सेवक की तरह काम करे तो अच्छा है, लेकिन जिस दिन वो मालिक बन जाए उस दिन पूरी चीजों को वो ऑटोमेटिक खा जाएगा। समझ पाए कॉन्सेप्ट को? नहीं समझे? मैं फिर से बता रहा हूं, लिसन केयरफुली। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक फायर के समान है। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक ए फायर, इट शुड बी वर्क एज सर्वेंट, मतलब ये जो फायर है इसे एक सेवक के तौर पे काम करना चाहिए। जिस दिन आग, जिस दिन आपका फायर वो मालिक बन जाए, जिस दिन आपका आग यानी कि फायर यानी कि ब्यूरोक्रेट्स मालिक बन जाएंगे, वो सारी चीजों को खा जाएंगे। समझ पाए? ये स्टेटमेंट रैमजे मेयूर की ही है। रैमजे मेयूर ने ही ऐसी बात कही है। अपने मालिक को ही खा जाना चाहता है। मतलब आपने रोबोट मूवी देखा है? हैव यू एवर सीन द मूवी रोबोट? भैया जिसने रोबोट को बनाया, रोबोट ने उसी के ऊपर अब हम तुम्हारी बारी। समझे? चलिए, ब्यूरोक्रेसी के बारे में किसने कहा? ब्यूरोक्रेसी क्या है? तो ब्यूरोक्रेसी एक ट्रेंड इन कैपेसिटी है। ब्यूरोक्रेसी इज इन ट्रेंड, ए ट्रेंड इन कैपेसिटी। ब्यूरोक्रेसी इज इन ब्यूरोक्रेसी इज ट्रेंड इन कैपेसिटी, मतलब प्रशिक्षित अयोग्यता। मेयोर ने नहीं, अभी आप लोग उनका नाम बार बार ले रहे थे। यू ऑल वर टेकिंग रॉबर्ट मर्टन, मर्टन। रॉबर्ट के मेर्टन ने इस बात को कहा है। ब्यूरोक्रेसी इज ट्रेंड इन कैपेसिटी। ठीक है? हु डिस्कस अबाउट गार्जियन, पैट्रोनेज, कास्ट एंड मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी? इन चीजों के बारे में किसने बात की है? हु डिस्कस अबाउट दिस थिंग? Four types of bureaucracy like guardian, caste, patronage, merit-based bureaucracy. FA marks. Is it? FA marks. अगर ये आपसे क्रोनोलॉजी में आता है, पूछता है अरेंज इन क्रोनोलॉजी, तो आप याद रखिएगा पहले है आपका गार्जियन। सबसे पहले घर में कौन होते हैं आपके? सबसे पहले घर में कौन होते हैं? गार्जियन। इज इट? कास्ट, गार्जियन, कास्ट हमने याद करवाया था आपको, जीसीपीएम। वेरी गुड। इन सभी चीजों को हमने याद करवाया था। जीसीपीएम मतलब पैट्रोनेज और एम से मेरिट। याद रहेगा? वेरी गुड, आप सभी को याद है? गुड। किसने कहा वेवर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इनसफिशिएंट, इज नॉट गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? कौन कह सकते हैं? सोचिए। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। A.W. रिक्स। वेरी गुड, रिक्स साहब ने ही इसे कहा है। अच्छा, हु डिड द, यस, अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, वही बात है। हु डिड द ट्री प्ले टाइट, ट्री प्ले लाइट, मैं लिख रहा हूं ट्री प्ले लाइट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑथोरिटी। शब्द बहुत भारी लग रहा होगा शायद। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑथोरिटी हिंदी में बता दूं, आप लोग तुरंत आंसर कर देंगे। ट्री प्ले टाइट, ट्री प्ले लाइट, ट्रिपले लाइट, ट्री प्ले टाइट ऑथोरिटी। सोचिए, थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, त्रिवर्गीय क्लासिफिकेशन सत्ता का किसने किया?
वेरी गुड। हु रोट द बुक रेवोल्यूशन बिट्रेड? हमने आपको पढ़ाया था 2 दिन पहले। रेवोल्यूशन बिट्रेड इज फेमस बुक बाय होम? वेरी गुड, ट्रॉट्स्की ने लिखा है। हु रोट द बुक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन? डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, आंसर वुड बी एमपी फॉलेट। वेरी गुड। Who gave the concept of incremental model of public policy? इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जो है वो धीरे 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 आगे आगे बढ़ेगा, नहीं एक बार में सब कुछ नहीं होगा। इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वेरी गुड। लिंडब्लोम, चार्ल्स ए लिंडब्लोम। हु मेड द कंट्रीब्यूशन लाइक मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल? मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, अमिताय एटजियोनी। Is it? Next, who wrote administrative behavior? Who wrote administrative behavior? Simon, very good. Who coined term satisficing? Satisficing. And satisficing was sum of which two word? कौन कौन से वर्ड का सम था? ए सफिशिएंट, बी सप्लाई, सी सप्लीमेंट और डी सेटिस्फैक्शन। किसका? ए बी? सफिशिएंट, सप्लाई, सप्लीमेंट, सेटिस्फैक्शन, कौन कौन? आंसर वुड बी ए एंड डी। इज इट? ए एंड डी, मतलब सेटिस्फैक्शन और सफिशिएंट। आप कुछ ऐसा बनाओ जो सेटिस्फाई सबको करे और वो सफिशिएंट सबके लिए भी हो। तो समझ रहे हैं? घर में अगर आप कोई मिठाई बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग सम डिश, स्पेशल डिश एट योर होम, आपको ऐसा बनाना चाहिए जिससे सब लोग खुश हों। अब इसका मतलब ये नहीं है सब 2 लोग खाए, 4 लोग बिना खाए सो गए, बोले क्या करे भैया खत्म हो गया तो क्या करे। समझ रहे कॉन्सेप्ट को? मतलब सब लोग खुश हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन सबके लिए सफिशिएंट भी तो होना चाहिए, सबको कम से कम 2-2 पीस मिलना भी तो चाहिए। मतलब सफिशिएंट प्लस सेटिस्फैक्शन, क्लियर? तब होगा हर्बर्ट साइमन का कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइंग। तो आप लोग बताइए किसके लिए काम करेंगे? सफिशिएंट के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए या सेटिस्फाइंग के लिए? बताइए किसके लिए काम करेंगे? ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। और व्हाट यू विल वर्क? मन और पेट दोनों भरे। किसके लिए? 1 2 3, सफिशिएंट के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए या सेटिस्फाइंग के लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। चलिए वेरी गुड। तो ये सेटिस्फाइंग मतलब क्या है कि जो भी हो वो सफिशिएंट हो, सबके लिए हो, प्लस सफिशिएंट हो प्लस सब लोग सेटिस्फाई करें। ठीक है, इसी चीज को कोशिश करते हैं, आत्मपूर्ति। चलिए ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी जब देते हैं आपके हर्बर्ट साइमन, तो वो कहते हैं कि कोई भी डिसीजन जब आप लेंगे तो डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो पहली बात तो तार्किक
निर्णय होना चाहिए, बाउंडेड पर्सनालिटी होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आप जब ले रहे हैं तो वो ऐसा हो कि लोग उससे सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई मतलब लोग उससे संतुष्ट हो। अब संतुष्ट हो इसका मतलब जो आप बना रहे हैं निर्णय नियम, वो इतना हो कि उससे सबकी जरूरतें पूरी हो जाए। मतलब ये यहाँ पे हो रहा है क्वांटिटी और यहाँ हो रहा है क्वालिटी। समझ पा रहे हैं? कैन यू इमेजिन? आप सोच पा रहे हैं? सेटिस्फैक्शन ये क्या है? क्वालिटी है। और सफिशिएंट ये क्या है? मात्रा है। मतलब क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्या होगा आंसर? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एग्जैक्टली, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इज इट? चलिए नेक्स्ट। The dominant role in developing scientific management was played by। क्या होगा इसका आंसर? चलिए वेरी गुड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी गलत दे रहे हैं। आंसर वुड बी फ्यूल। डोमिनेंट रोल कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। आंसर वुड बी व्हाट? आंसर वुड बी फ्यूल साहब। क्लियर? फ्यूल साहब ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था। किसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यह कहा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन क्या है? इट इज ए कोऑपरेटिव सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑपरेटिव सिस्टम। आंसर वुड बी चेस्टर इर्विन बर्नार्ड। ठीक है, गुड। हु रोट द बुक द नेचर ऑफ लीडरशिप? द नेचर ऑफ लीडरशिप। वाह, क्या बात। बताइए, नहीं पता तो नो लिख दीजिए, अगर पता है तो आंसर लिख दीजिए। आंसर वुड बी सेम थिंकर हु रोट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब बताइए, हाँ हाँ इतना ही रखेंगे, प्लस मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, बट अगेन बस। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किसकी है बताइए? मार्च एंड साइमन की? अच्छा, बार्नार्ड की है। ठीक है, चेस्टर इर्विन बार्नार्ड की ही है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938, द नेचर ऑफ लीडरशिप 1940 एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948। इन्हीं का है, सी आई बार्नार्ड की ही है सोनाली। इज इट? तो आज इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन और होगा उसको कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बस, फिर क्लास हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी गुड, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर, जिसको हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, काफी आसान है, तो कुछ है नहीं, दो चार क्वेश्चन है, कर मिस करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में है, ये परेशानी तो नहीं है। डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। डिसीजन मेकिंग किसकी है? तो सर साइमन की है। ए का 3, मतलब एक ही ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताइए। ये क्या है? प्रशासन के सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चुनौतियों, एरा ऑफ चैलेंज, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, और चैलेंज आइडेंटिटी क्राइसिस फेज। क्या होगा इसका आंसर? सिंपल है ना। सबसे पहले क्या था? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी था। कब था? जब शुरुआत हुई थी 1887, 1926। बताइए। अब इसमें आपको ध्यान होगा, विल्सन, वुड्रो विल्सन और वुडनाउ, ये दो ऐसे थिंकर हैं जो खास तौर पर वो बताते हैं कि भैया पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। ठीक है, तो आंसर वुड बी 3 का 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए। दिस इज प्रीवियस क्वेश्चन। वेरी गुड, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान है, कुछ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 जो टर्म है, रेट बस्टर, चिजलर और स्क्विलर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो पैसे लेकर बहुत ज्यादा काम करने के लिए तैयार हमेशा रहता है, उसे कहते हैं रेट बस्टर। रेट के हिसाब से वो बस्ट, बूस्ट, रेट बूस्टर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रेट बूस्टर जो पैसे लेकर ज्यादा काम करे। चिजलर, चिजलर का मतलब जो काम चोरी करता हो, जो कम काम करता हो। और स्क्विलर मतलब वो किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे के कानों में डाल दे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताइए। Which among the following is not a characteristics of new Bayesian model? मैक्स वेबर के बाद फिर से एक नई मॉडल आई, न्यू बैबियन मॉडल। इनमें से कौन इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट ऑप्शंस, यू विल गेट योर आंसर। बी, कंटिन्यूएशन ऑफ बैबियन पब्लिक सर्विस, मतलब मैक्स वेबर ने जिस तरह से कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक को सर्विस देना चाहिए, वो आज कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो आज बंद हो गया है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। सेंट्रलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट तो सेंट्रलाइज। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डी क्या? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यू बेबियन मॉडल। आपके कुछ थिंकर हैं जैसे सी पॉलिट, जी बॉकार्ट, ये दो ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने न्यू बेबियन पर्सपेक्टिव को डेवलप किया है। न्यू बेबियन पर्सपेक्टिव के कुछ अगर फीचर्स की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा, स्टेट जो है ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज के टाइम में हो रही है। कंटिन्यूएशन ऑफ बेबियन पब्लिक सर्विस, वेवर ने जिस तरह से पब्लिक सर्विस की बात की वो आज भी आगे बढ़ रहा है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जो सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट के लिए है या पब्लिक के लिए है? बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लिए बना है या पब्लिक के लिए बना है? एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए है? तो सर किसको सेवा करना है? मोदी जी को, ट्रंप जी को, जो बाइडेन जी को, या भारत के लोगों को? बिल्कुल,
आप बोलेंगे सर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, सिविल सर्वेंट्स एंड एज मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है गवर्नमेंटल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, यहाँ पे पब्लिक होगा। ये जो न्यू बेबियन मॉडल है आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल में भेज दूं, ठीक है। अभी क्लास के बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें भेज, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज इतना ही करते हैं, यही था। क्या होगा इसमें? चलिए, ऑल दोज हु आर गेटिंग बी, वेरी गुड। सी, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। क्वेश्चन के सिर्फ भाषा को बदल दिया गया है, जस्ट थिंक, भाषा को बदल दिया गया है, लैंग्वेज हैज चेंज। यही भी लिख दिया था भैया, बताओ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी दोनों अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल क्वेश्चन अलग होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, पॉलिटिकल अलग है। क्वेश्चन यही है ना, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, कौन है इनमें से जो करते हैं इसकी बात? एक ही है, वुडरो विल्सन। तो क्वेश्चन शब्दों से ज्यादा इसके भाव पे सोचिए, ठीक है। शब्द जो है उससे ज्यादा उसके तार को समझिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। इज इट? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल, सॉरी माफ कीजिएगा, वुडरो विल्सन, ठीक है। वुडरो विल्सन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप कल भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्स्ट्रा थिंकर्स बहुत सारे हैं उनको थोड़ा 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 तो कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों अच्छे से पढ़िए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, डू आस्क। क्लास बहुत अच्छा था, क्या बात है, गुड टू नो, थैंक यू, वेलकम। सो होप आप लोग समझ पाए होंगे, रिवीजन हो पाया होगा। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच है, और बेस्ट मुझे लगता है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लाऊं, कोशिश रहेगी कल, ठीक है। हालांकि अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो इधर उधर के सवाल नहीं पूछते, पब्लिक एडमिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसी को मैच द फॉलोइंग, हु गिव विच बुक, ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ अभी अर्पिता, वो दूसरे किताब में है, आई विल शेयर नाउ, ठीक है, जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टेबलिश, स्टे हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, खुद पे विश्वास रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।